जय हिंद। हम अपने इस क्लास में छत्तीसगढ़ में मौर्य वंश का प्रभाव देखेंगे। मौर्य वंश जो कि पूरे भारतवर्ष में, अखंड भारत में, पूरे भारत का पहला शासन रहा है, पहला वंश रहा है जिन्होंने संपूर्ण भारत को अपना साम्राज्य बनाया। तो चलिए समझते हैं कि जो मौर्यकालीन जो प्रभाव है, या मौर्य राजाओं का प्रभाव छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ पर पड़ा, और उनके जो साक्ष्य है वो क्या हमको प्राप्त हुए, सिक्के, अभिलेख, या उनके जो नीतियाँ हैं उनका क्या प्रभाव पड़ा, हम विस्तार से समझते हैं। और ये जो हमारे समझाने का जो उद्देश्य है वो पूरी तरह से प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के ही होगा। तो मौर्यकालीन छत्तीसगढ़ जो कि 323 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व के अंतर्गत आता है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में समूचे भारत को 4 प्रांतों में विभक्त किया गया था। आपको तो जो हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो किसके अंतर्गत आता था, बात यह है। तो छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग जो सरगुजा संभाग है वो केंद्रीय प्रांत जिसको हम प्राच्य कहते हैं, जो कि वहाँ पर उसकी राजधानी होती थी, उनके अंतर्गत आता था। तो इनके समय में जो साम्राज्य है वो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में बटा हुआ था। जो पूर्व जो वो प्रदेश था वो क्या कहलाता था, प्राच्य कहलाता था, और पश्चिम वाला अवंती कहलाता था, और नीचे वाला स्वर्णगिरी उसकी राजधानी हुआ करती थी, जिसके अंदर में पूरा दक्कन आता था। और उत्तर भारत में हमारा ये आपका जो पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर, ये वाला पूरा एरिया आता है, दिल्ली वाला वाला। ठीक है। तो हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो किसके अंतर्गत आता था, प्राच्य प्रदेश के अंतर्गत आता था। तो सम्राट अशोक का जो कलिंग विजय हुआ था उसके बाद हमारा क्या हुआ, कलिंग प्रदेश मौर्य साम्राज्य में मिला लिया, जिससे समूचा छत्तीसगढ़ भी किसमें शामिल हो गया, मौर्य साम्राज्य के अधीन आ गया। हालांकि इसका कोई हमको अभिलेखी प्रमाण नहीं मिलता है। चलिए हम अब देखते हैं कि जो मौर्यकालीन साक्ष्य है वो छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं, और इन साक्ष्यों के आधार पर ही हम कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ मौर्यकालीन साम्राज्य के अधीन शासन क्षेत्र में पड़ता था। तो सबसे पहले है सिक्का, आहत या पंचमार्क मुद्रा, जो कि हमारे जब जैसे हमारे देश में ना मुद्रा की प्रणाली चालू हुई, पहले तो मुद्रा विनिमय की प्रणाली थी। तो जैसे ही मुद्रा की प्रणाली विकसित हुई तो सबसे पहले जो मुद्रा बना वो पंचमार्क या आहत सिक्के होते थे, जिसे चांदी से बनाते थे, ठप्पा लगा के, धक्का लगा के, आहत दे के, इसलिए आहत सिक्का कहलाता था। और यह सिक्का पूरे 16 महाजनपदों में चलता था। अब चूंकि मुद्रा की विनिमय प्रणाली आ गई है, व्यापार व्यवसाय उन्नत हो गई है, तो मौर्यों ने भी क्या किया, इसको एडॉप्ट किया। तो उन्होंने भी कैसे सिक्के चलाए, पंचमार्क या आहत मुद्रा चलाए, जिनके साक्ष्य हमको छत्तीसगढ़ के अनेक स्थानों से मिले हैं। तो पंचमार्क या आहत मुद्रा 200 ईसा पूर्व, 200 ईसा पूर्व मतलब आज से लगभग 2200 साल पहले का है। ये हमको तारापुर, रायपुर के तारापुर और उड़ेला, तारापुर, उड़ेला और आरंग से प्राप्त हुए। तो रायपुर जिले के 3 स्थानों से, तारापुर, उड़ेला और आरंग से प्राप्त हुए। क्योंकि जब मौर्य, हाँ आप देख लें, उत्तरी जो हिस्सा है पूरी तरह से हमारे किस में शामिल था, इनके अंतर्गत आता था। और जो अशोक है, सम्राट अशोक है, उन्होंने तो कलिंग को मिला लिया, और कलिंग के मिलाने के बाद पूरा दक्षिण कौशल बस्तर एरिया को छोड़ करके पूरा किस में शामिल हो गया था, अपने मौर्य साम्राज्य के अधीन आ गया था। और इसी प्रकार तांबा का सिक्का भी हमको अकलतरा, ठठारी, बार व देवगांव से प्राप्त हुआ है। देवगांव आज सारंगगढ़ में पड़ेगा। देवगांव कहाँ पड़ेगा, बार और देवगांव ये सारंगगढ़ में पड़ेगा, जबकि ठठारी और अकलतरा हमको जांजगीर चांपा जिले में पड़ेगा। तो यहाँ से भी हमको मौर्यकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार जो हैंस-सांग है, 639 ईस्वी में महाशिवगुप्त बालार्जुन जो कि पांडुवंश के शासन थे, उसके दौरान सिरपुर की यात्रा करी थी, और उन्होंने एक रचना लिखी सीयू की। और इस सीयू की में बताया कि सम्राट अशोक ने यहाँ पर अनेक स्तूपों का निर्माण करवाया है, जिनसे पता चलता है कि ये जो क्षेत्र है मौर्यों के अधीन था। कुछ अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं, जैसे कि जोगीमारा अभिलेख, जो कि ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है, ये विश्व का प्रथम प्रेम अभिलेखी संदेश है, जो कि ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा, और इस लिपि और पाली भाषा का प्रयोग कहाँ होता था, मौर्य काल में। तो इससे भी स्पष्ट होता है कि छत्तीसगढ़ मौर्यों के अधीन थे। दूसरा है हमारा कपाटपुरम स्तंभ अभिलेख, जो कि हमको सरगुजा से मिलता है। और ये जो छोटे मोटे स्तंभ है, अभिलेख है, ये तो अशोक जी का ही काम था। तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, स्तंभ मिलता है, और इनके आधार पर भी कह सकते हैं। कुछ स्मारक है, जैसे सीता बेंगरा की नाट्यशाला, जो कि 300 ईसा पूर्व में बनी हुई है। तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र की रचना से पूर्व ही यहाँ पर मौर्यों के समय में क्या बना हुआ था, नाट्यशाला।
तो ये नाट्यशाला कब का है? 300 ईसा पूर्व, और ये समय किसका था? मौर्यों का। तो इस आधार पे भी हम कहेंगे। दूसरा है हमारा स्तूप, जो कि हमें तुरतुरिया और सिरपुर से मिला होगा। अब स्तूप बनाने का कार्य सबसे पहले किसने करा? सम्राट अशोक ने करवाया। तो इससे साफ तो क्लियर हो रहा है ना कि जो छत्तीसगढ़ है वो भारत में मौर्यों के अधीन ही शासित होता था। मूर्तियां भी मिली हुई है जो अशोक काल की, महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में कोटा डोल से। इसके साथ ही साथ ना हमको जो गरियाबंद है सिरगिट्टी, तो सिरगिट्टी के पास हमको ना एक आश्रम मिली है, मतलब उसको सिरगिट्टी आश्रम के पास जो खुदाई से मिले, वहाँ पर जो मूर्तियाँ हैं ना उसका धड़ गायब है, सर कटा हुआ है, इसलिए उसको सिरकिट्टी भी बोला जाता है। तो वहाँ पर पैरी नदी के तट पर एक बंदरगाह मिला हुआ है। ठीक है, तो उसका जो कनेक्शन है वो कहाँ तक है? महानदी तक का है। तो इससे ऐसा लगता है कि उड़ीसा से लेकर के छत्तीसगढ़ तक जो व्यापार व्यवसाय है नदी मार्ग के माध्यम से मौर्यकाल में होता रहेगा। तो इसका भी जो साक्ष्य है मौर्यकालीन ही है। तो मौर्यों के समय में जो प्रचलित बड़े आकार की ईंटें केवल कहाँ मिलती हैं हमको? मौर्य काल में। तो ये ईंटें हमको छत्तीसगढ़ में प्राप्त हुए है। और साथ ही साथ उत्तर भारतीय पालिस्तार बर्तन है ना, नॉर्थ जो इंडिया का है उसका जो पालिस्तार बर्तन है, पेंटेड वेयर जिसको कहा जाता है, उत्तर भारतीय नॉर्थ इंडियन पेंटेड वेयर, ये हमको कहाँ से मिला है? इसकी कुछ बर्तन भी हमको यहाँ से मिले हैं, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ मौर्य साम्राज्य के अधीन आता था। तो ये हुआ हमारा मौर्य साम्राज्य। अगले क्लास में हम देखेंगे कि मौर्योत्तर शासक कौन कौन हुए हैं। जय हिंद, नमस्कार।